नमस्कार। मैं प्रोफेसर अनुपम शर्मा, अध्यक्ष राजनीति विज्ञान एवं मानवाधिकार विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध हूँ। मित्रों, आज के व्याख्यान का विषय है विश्व व्यवस्था एवं भारत। भारत का विश्व पटल पर स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में आगमन 1947 का वर्ष है, जहां पर भारत औपनिवेशिक विरासत से मुक्त होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। और उसके पश्चात 1950 में भारत में जो संविधान है उसको स्वीकार करते हुए उसको लागू किया गया और संविधान के तहत भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया। भारत जिस समय स्वतंत्र हुआ, यह वह दौर था जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था और जो नवोदित राष्ट्र थे वह धीरे धीरे औपनिवेशिक विरासत से मुक्त होकर स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में अस्तित्व में आ रहे थे। यही वह समय था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात की जो विश्व व्यवस्था है वह एक साकार रूप ले रही थी। अर्थात विश्व युद्ध के दौरान जो विश्व व्यवस्था में परिवर्तन हुआ था, उस परिवर्तन के पश्चात यह व्यवस्था एक नए स्वरूप में सामने आ रही थी। इसी समय में विश्व में दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं या दो प्रकार की आर्थिक व्यवस्थाओं का भी उदय था। एक व्यवस्था थी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती थी और दूसरी व्यवस्था थी जो साम्यवादी व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती थी। अर्थात एक पूंजीवादी व्यवस्था को स्थान दिया जा रहा था, वहीं पर दूसरी तरफ जो साम्यवादी व्यवस्था थी उसे राष्ट्रों के द्वारा स्वीकार किया जा रहा था। जो पूंजीवादी व्यवस्था है, जहां पर बाजार आधारित व्यवस्था है, जहां पर खुली प्रतियोगिता है, वहीं साम्यवादी व्यवस्था में वह राज्य आधारित नियंत्रित व्यवस्था है, जहां पर उस खुलेपन का अभाव पाया जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के द्वारा या उन देशों के द्वारा जिनके द्वारा लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्वीकार किया गया था, उन राज्यों में लोकतांत्रिक संस्थाओं को स्वीकार किया गया, उनकी स्थापना की गई और राज्यों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को व्यवहार में लाने के भी प्रयास किए जा रहे थे। जो नवोदित राष्ट्र थे उनके द्वारा अपने भौगोलिक, अपने सामाजिक, आर्थिक जो परिस्थितियां थीं उनको दृष्टिगत रखते हुए साम्यवादी और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को स्वीकार किया जा रहा था, जहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था का नेतृत्व या उस समूह का नेतृत्व जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का था वह अमेरिका के द्वारा किया जा रहा था। वहीं पर साम्यवादी व्यवस्था का जो नेतृत्व था उसे जो पूर्व सोवियत संघ है उसके द्वारा किया जा रहा था। दो विचारधाराओं का युग था। विश्व व्यवस्था दो विचारधाराओं पर बटी हुई थी और उसी विचारधाराओं के आधार पर राष्ट्रों के जो समूह थे उनका भी विभाजन हो रहा था। इसी समय पे जब भारत स्वतंत्र हुआ, उसके पश्चात भारत में के लिए भी ये एक समस्या थी कि भारत किस प्रकार की व्यवस्था का स्वीकार करे या जो ये दो समूह हैं उन दो समूहों में से किस में वह अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वाह करे। भारत ने यद्यपि स्वतंत्रता के पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी और उसी के साथ साथ विश्व व्यवस्था में अपनी भूमिका को भी सुनिश्चित करने लगा था। उसके पश्चात का जो काल है जहां पर शीत युद्ध की स्थिति है, यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें युद्ध तो नहीं है लेकिन युद्ध से कम की स्थिति भी नहीं है। विचारधाराओं का द्वंद्व है, विचारधाराओं के आधार पर लड़ाई है और एक निरंतर युद्ध के जैसी स्थिति बनी हुई है। भारत का उस समय में एक ऐसे पथ को चुन लेना कि न वे
साम्यवादी व्यवस्था की तरफ जाएगा, न वह पूंजीपति व्यवस्था की तरफ जाएगा, या उस लोकतांत्रिक समूहों के जो समूह है उसमें वह सम्मिलित होगा, बल्कि वह एक मध्य मार्ग को लेते हुए गुटनिरपेक्ष देशों के एक समूह में शामिल हो रहा था। इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो नेतृत्व किया जा रहा था उसमें भारत भी एक प्रमुख देश रहा था, जिसने कि उन नवोदित राष्ट्रों को एक साथ लाकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान किया जिसमें जो राष्ट्र किसी भी समूह में सम्मिलित ना होकर अपनी अलग पहचान बनाए रखना चाहते हैं, अपनी अलग विशिष्टता बनाए रखना चाहते हैं, कि दोनों समूहों से समान दूरी बनाए रखते हुए अपने अस्तित्व को लेकर चल रहे हैं। भारत भी उन्हीं देशों में से था जिसने कि उस गुट निरपेक्ष आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया, नेतृत्व करने वाले समूह में शामिल था और उन देशों का एक अग्र देश के रूप में उनको लीड कर रहा था। इसके पश्चात जो इन देशों के समूह की भूमिका थी उसे भी धीरे धीरे दोनों समूहों के द्वारा स्वीकार किया जा रहा था कि इन देशों की जो विश्व व्यवस्था में भूमिका है, क्योंकि ये जो नवोदित राष्ट्र थे इनका बाजार, इनकी उन समूहों के साथ जुड़ना, किसके साथ ये देश जाएंगे, वह सभी देशों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय बना हुआ था। इसी के साथ साथ यही वह समय भी है जहां पर कि भारत का झुकाव धीरे धीरे सोवियत संघ का जो पूर्व का सोवियत संघ है उसकी तरफ होने लगता है, और भारत वहां पर उसके साथ में जो मैत्री संधि है उसे 2 दशकों के लिए स्वीकार कर लेता है। प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से भारत का झुकाव उस व्यवस्था की तरफ, उस देश की तरफ जहां पर की साम्यवादी व्यवस्था है उसकी तरफ झुकने लगता है। उसके बाद भारत का जो संबंध है उसके पश्चात धीरे धीरे अमेरिका के साथ भी बढ़ने लगते हैं, और इसी तरीके की जो व्यवस्था है वह विश्व के अन्य देशों के साथ भी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। 1990 का जो दशक है वह वैश्विक स्तर पर और भारत के लिए भी बहुत सारे परिवर्तनों को लेकर आता है। यह परिवर्तन जहां राजनीतिक क्षेत्र में स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं, वहीं इनकी भूमिका आर्थिक क्षेत्र में भी और महत्वपूर्ण हो जाती है। राजनीतिक क्षेत्र में जहां पर सोवियत संघ की जो साम्यवादी व्यवस्था थी या जो चीन की साम्यवादी व्यवस्था थी, जहां उस साम्यवादी व्यवस्था का धीरे धीरे सिमटाव होने लगता है, देशों में साम्यवादी व्यवस्था के स्थान पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आ रही हैं, और इसी का परिणाम है कि सोवियत संघ का 90 के दशक में उसका बिखर जाना, उसका बहुत सारे राष्ट्रों के रूप में विभाजित हो जाना एक उसी की परिणति है। तो जो ये विश्व पटल पर जो व्यवस्था है वह जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पश्चात द्विध्रुवीय व्यवस्था के रूप में उभर कर सामने आई थी, अर्थात सत्ता के 2 केंद्र बने हुए थे। ये केंद्र थे जो अधिक से अधिक शस्त्रों को बेचकर उसके आधार पर अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ बना रहे थे। उस व्यवस्था में परिवर्तन होने लगता है, और सोवियत संघ में के बिखराव के पश्चात जो वैश्विक व्यवस्था है वह धीरे धीरे लगने लगता है कि एक ध्रुवीय होती जा रही है, मतलब कि यूनिपोलर वर्ल्ड बनता जा रहा है। सत्ता का केंद्र वैश्विक स्तर पर अमेरिका तक ही सिमट कर रह गया था, परंतु इसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे विश्व इस फलक पर हम कहें आर्थिक व्यवस्थाएं बदलने लगी, और आर्थिक क्षमता के आधार पर, आर्थिक विकास के आधार पर विश्व में देशों के बहुत सारे ऐसे ध्रुव बनने लगे जो कि उसके आधार पर राजनीतिक व्यवस्था को भी संचालित कर रहे थे। इसी के साथ साथ वह भी समय था जहां पर कि लगभग 1970 के पश्चात से धीरे धीरे चाइना भी एक प्रमुख अर्थ केंद्र के रूप में उभर रहा था, अर्थात आर्थिक शक्ति उसकी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। 1990 के पश्चात या उस दशक में जो वैश्विक स्तर पर LPG लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और
प्राइवेटाइजेशन का दौर शुरू होता है। वैश्विक स्तर पर देशों के मध्यों के सीमाएं शिथिल होने लगती हैं। वस्तुओं का आदान प्रदान, सेवाओं का आदान प्रदान सरल होता चला जाता है। सीमाओं के बंधन ढीले हो जाते हैं और व्यवस्थाओं को उदारीकरण कर दिया जाता है। सरकारी नियंत्रण के स्थान पर जो निजीकरण है उसको बढ़ावा दिया जाने लगता है। तो उसका प्रभाव भारत में भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि जो भारत में 1991 में जो नवीन आर्थिक सुधार भारत में भारतीय सरकार के द्वारा लाए गए थे, उनका स्पष्ट प्रभाव भारत की राजनीति में भी और उसकी आर्थिक क्षेत्र में भी उसको स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यद्यपि भारत में यह वह दौर था कि जब केंद्र में भी गठबंधन सरकार थी और उसी के साथ साथ जो राज्यों में भी थी वह भी गठबंधन सरकारों का युग था। परंतु गठबंधन सरकारों के होने के उपरांत भी जो केंद्रीय स्तर पर सरकार के द्वारा ये नवीन आर्थिक सुधारों को अपनाया गया था, लगभग सहमति के साथ सभी राजनीतिक दलों के द्वारा और राज्यों में भी सरकारों के द्वारा उसको स्वीकार कर लिया गया था। अर्थात भारत में आर्थिक विकास अब उदारीकरण के साथ, भूमंडलीकरण की प्रक्रिया के साथ और निजीकरण के साथ आरंभ हो रहा था। इसी का परिणाम था कि भारत की अर्थव्यवस्था में, उसकी जीडीपी में निरंतर वृद्धि होती जा रही थी। 1990 के पश्चात का जो काल शुरू होता है, यह वह है जहां पर कि बहुत सारी अर्थव्यवस्थाएं या बहुत सारे जो अर्थ के केंद्र थे, अर्थव्यवस्था आधारित विश्व व्यवस्था हो चुकी थी। यहाँ पर जो व्यक्ति है वह एक कंज्यूमर के रूप में, देश भी एक उपभोक्तावादी कल्चर में रंगते जा रहे थे। अर्थात लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस उदारीकरण के माहौल में विभिन्न देशों के द्वारा, विभिन्न कंपनियों के द्वारा इस तरीके के उत्पादनों का में वृद्धि हो रही थी जो कि व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरी कर रहे थे और उनको उस वस्तुओं का जो उत्पादन था उसकी तरफ आकर्षित करने में भी निरंतर सफल हो रहे थे। उसी का परिणाम था कि जो भूमंडलीकरण के दौर में जो वस्तुओं का, सेवाओं का आदान प्रदान हो रहा था, व्यक्ति की जो निजी सूचनाएं थी उनका आदान प्रदान हो रहा था, उसी के परिणाम स्वरूप जो ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा या विभिन्न देशों के स्वतंत्र रूप में उन उत्पादनों का निरंतर उत्पादित किया जाना जो एक उपभोक्तावादी संस्कृति में वृद्धि कर रहा था। उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण अब अर्थ आधारित केंद्र बदलने लगे थे और अमेरिका में जो 9/11 की घटना के पश्चात जो अमेरिका की भूमिका 1990 के दशक के पश्चात एक यूनिपोलर वर्ल्ड के रूप में थी, एक ध्रुवीय व्यवस्था के रूप में थी, उसमें धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था कि अमेरिका जो विश्व का नेतृत्व करने की उसकी इच्छा है वह धीरे धीरे अब उतनी बलवती नहीं रही थी या उसका ध्यान देश की आंतरिक, राजनीतिक और आर्थिक घटनाओं पर अधिक होता जा रहा था कि किस तरीके से वह देश के अंदर जो राजनीतिक समस्याएं हैं, राजनीतिक उथल पुथल है, लोगों की अपेक्षाएं हैं, उनको किस प्रकार से पूरा करे। तो एक वैश्विक स्तर पर जो एक ध्रुवीय व्यवस्था थी उसका भी शिथिलीकरण स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अर्थ आधारित व्यवस्था होने के कारण जो एक स्थिति बन रही थी कि अब अर्थ के केंद्र या अर्थव्यवस्था के आधार पर जो विभिन्न केंद्र उभर कर सामने आ रहे थे, जिसमें चीन एक महत्वपूर्ण देश के रूप में सामने आया, जिसने अपने यहाँ पर उत्पादित वस्तुओं के आधार पर या विश्व के अन्य देशों में जो उसके द्वारा उत्पादित सामान किया जा रहा था, उत्पादित जो इकाइयां स्थापित की जा रही थी, उनके माध्यम से जिन उत्पादनों को सामने लाया जा रहा था, विश्व की व्यवस्था धीरे धीरे जो चीन के द्वारा सामान उत्पादित हो रहा था उसके ऊपर निर्भर होती जा रही थी। इसी के साथ विश्व के अन्य केंद्रों में भी जहां पर
भारत भी एक प्रमुख रूप से एक केंद्र के रूप में उभर रहा था। भारत, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भी इस तरीके के अन्य देश, यूरोप यूनियन का सामने आना, इस तरीके के क्षेत्रीय संगठनों का सामने आना, वो एक विश्व व्यवस्था में एक नई दिशा और उसको दशा प्रदान कर रहे थे। इसी का परिणाम था कि अब विश्व व्यवस्था द्विध्रुवीय के स्थान पर जहां एक ध्रुवीय हुई थी, उसका स्थान अब बहुध्रुवीय व्यवस्था ने या मल्टीपोलर वर्ल्ड ने ले लिया था और सभी देश अपनी अपनी क्षमता के आधार पर अपनी अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार हो रहे थे। जो विश्व व्यवस्था में वर्तमान काल को अगर हम एक संक्रमणकालीन व्यवस्था के रूप में देखें या एक उभरती हुई विश्व व्यवस्था के रूप में देखें, तो इसको स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है और भारत की भूमिका को का भी उसमें विश्लेषण किया जा सकता है। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो विश्व व्यवस्था बनी थी, जो अंतरराष्ट्रीय संगठन बने थे, उन अंतरराष्ट्रीय संगठनों में विश्व व्यवस्था में भारत की भूमिका या भारत की जैसे जो अन्य नवोदित राष्ट्र थे, जो विश्व पटल पर अभी स्वतंत्र हुए थे और अपने देश की जो उनकी अपनी समस्याएं थी, अपने मुद्दे थे, उनमें अधिक इन्वॉल्व थे और उस विकास की प्रक्रिया को गति प्रदान कर रहे थे। और उससे पहले के समय में जो विश्व व्यवस्था का बनना आरंभ हुआ था, तो उसमें उनकी सहभागिता न के बराबर थी। अर्थात जो विश्व व्यवस्था बनी थी, जो विश्व संगठन बने थे, उसमें भारत जैसे अन्य देशों की भूमिका नगण्य थी। परंतु वर्तमान सदी में जब विश्व में बहुत सारी अर्थव्यवस्थाएं प्रमुख रूप से सामने आ रही हैं और उनका जीडीपी भी निरंतर बढ़ रहा है, तो उसको वर्तमान समय में जो बड़े देश हैं उनके द्वारा उन देशों को निग्लेक्ट किया जाना, उनको नगण्यता उनकी तरफ दिखाना भी ये वास्तविकता से दूर की बात है। अगर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों का हम विश्लेषण करें, तो पिछले 10 वर्षों में जो भारत की जो प्रथम 10 राष्ट्र थे, भारत उनमें 9वें रैंक पर आता था या उसका 9वां स्थान था। अब जीडीपी के आधार पर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों के अनुसार भारत 2.94 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर की जीडीपी के साथ भारत 5वें स्थान पर पहुंच गया है। अर्थात भारत में जो जीडीपी है वो निरंतर उसमें वृद्धि हो रही है और आईएमएफ के एक और आंकड़े के अनुसार कि पिछले 20 वर्षों में यदि भारत में अर्थव्यवस्था के आधार पर विश्लेषण किया जाए, तो भारत में जो अर्थव्यवस्था में वृद्धि है वह लगभग 700% की है। तो इसके आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि विश्व व्यवस्था में अब भारत की जो भूमिका है या भारत का जो स्थान है वह एक महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि जो विश्व व्यवस्थाएं हैं, जहां पर वे राजनीतिक व्यवस्थाओं के आधार पर, राजनीतिक प्रकृति के आधार पर निर्भर होती हैं, वहीं वर्तमान में राजनीतिक व्यवस्थाओं का, विश्व व्यवस्थाओं का जो निर्माण होगा, जो वो एक शेप में आएंगी, वहां पर भारत जैसी उभरती हुई विश्व व्यवस्था को भी विश्व के अन्य देशों के द्वारा स्वीकार किया जाएगा और आने वाले समय में जो विश्व व्यवस्था लिखी जाएगी या विश्व व्यवस्था का जो स्वरूप होगा, उसमें भारत की भी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी। भारत वर्तमान दशक में एक ऐसी शक्ति के रूप में उभर रहा है जहां पर विभिन्न देश उसे आर्थिक शक्ति के रूप में पहचान रहे हैं और विभिन्न देश अब भारत में पूंजी निवेश के लिए हमें स्पष्ट रूप से दिखलाई देता है कि वह सक्रिय रहते हैं या उनकी इच्छा रहती है कि भारत में अधिक से अधिक पूंजी निवेश किया जा सकता है। जहां भारत की बढ़ती हुई जीडीपी इसका एक कारण है, वहीं पर भारत में पिछले जो कुछ वर्षों में जो राजनीतिक स्थिरता है उससे भी अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए आर्थिक
स्तर पर राजनीतिक स्तर पर स्थायित्व बहुत आवश्यक होता है। वर्तमान में या वर्तमान सरकार का जो पिछला कार्यकाल भी रहा है, उसने विश्व के अन्य देशों में इस भावना को विकसित किया है, इस भावना को और सबल बनाया है कि भारत अब एक स्थिर राजनीतिक व्यवस्था के रूप में उभर रहा है, और उसकी यह स्थिर राजनीतिक व्यवस्था जो है वह उसकी आर्थिक व्यवस्था को भी मजबूत कर रही है। यही आर्थिक मजबूत व्यवस्था, यही राजनीतिक स्थिरता विश्व में एक नेतृत्व प्रदान करने की भूमिका भारत को प्रदान की है। भारत में जो वर्तमान नेतृत्व है वह न केवल भारत के स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर प्रमुख भूमिका निभा रहा है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी उसकी भूमिका निरंतर महत्वपूर्ण होती जा रही है। जहां पर उसके द्वारा, भारत के द्वारा जो द्विराष्ट्रीय संबंध है, बहुराष्ट्रीय संबंध है, और जो विश्व की महाशक्ति है उनके साथ भी जो संबंध है, उसके आंकड़ों से इस व्यवस्था को और भली भांति विश्लेषित किया जा सकता है। पिछले कुछ वर्षों में, और हम विशेषकर कहें जो वर्तमान में अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, उनके दौरान भारत और अमेरिका का जो व्यापार है वो निरंतर बढ़ रहा है, और भारत का अगर कहें तो एक बहुत बड़ा आयात वह अमेरिका के साथ किया जा रहा है। अमेरिका के साथ साथ जहां विश्व की अन्य उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, भारत के उनसे बेहतर संबंध है, और आयात और निर्यात की गति निरंतर एक स्वरूप या एक शेप ले रही है। वहीं भारत की अपने क्षेत्रीय स्तर पर भी भूमिका महत्वपूर्ण हो रही है। भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ में उनकी साथ इस तरीके के बेहतर संबंध बनाने में, सार्क को और मजबूती प्रदान करने में, और जो राष्ट्र हैं उनके द्वारा, जो भारत के पड़ोसी राष्ट्र हैं उनके द्वारा जब जब भी आवश्यकता होती है तो भारत उस क्षेत्रीय संगठन के में एक शक्ति के रूप में हमेशा उनके साथ खड़ा नजर आता है। इसी को और भली भांति समझने के लिए वर्तमान में जो विश्व व्यवस्था एक वैश्विक महामारी के दौर से गुजर रही है, यह एक ऐसी वैश्विक महामारी है जिसने कि विश्व के सभी देशों को ग्रसित कर दिया है। विश्व के सभी देशों की राजनीतिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्थाएं लचर होती जा रही हैं, असहाय महसूस कर रही हैं। ऐसे परिस्थितियों में भारत के द्वारा, जो भारत में आंतरिक स्तर पर, इसी के साथ साथ क्षेत्रीय स्तर पर जो संगठन है उनके माध्यम से, और जो संगठन वैश्विक स्तर है उनके माध्यम से भारत के द्वारा एक नेतृत्व प्रदान किया जा रहा है। यह नेतृत्व इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए विभिन्न संगठनों को सहायता प्रदान कर, उनमें सक्रिय सदस्य के रूप में भूमिका निभाकर, और इसी के साथ साथ जहां पर इस बीमारी से लड़ने के लिए जो मलेरिया की दवाई है उसको सभी देशों को, जिनके द्वारा की उसकी मांग की गई थी, उनकी आवश्यकता अनुसार उनको उपलब्ध कराकर भारतीय नेतृत्व के द्वारा उसमें सहायता प्रदान की जा रही है। इसी नेतृत्व को विभिन्न देशों के राष्ट्र अध्यक्षों के द्वारा भी स्वीकार किया जा रहा है। विभिन्न देशों के द्वारा भिन्न भिन्न रूप में भारत की राजनीतिक क्षमता को, नेतृत्व को, भारत की आर्थिक क्षमता को उन देशों के द्वारा निरंतर स्वीकार किया जा रहा है। भारत आज एक मानवता की सेवा के लिए उभर कर आने वाला एक प्रमुख देश बन गया है। इसी को जो महाशक्ति है अमेरिका, जो इस वैश्विक महामारी से बहुत लड़ने का प्रयास कर रहा है, उसके द्वारा भी इस बात को कहा गया कि जो भारतीय नेतृत्व है उन्होंने इस महामारी के दौरान दूसरे देशों को दवाइयां उपलब्ध कराकर मानवता की सेवा के लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्रयास किया है। ये सारे प्रयास जो भारत के पिछले कुछ दशकों में किए जा रहे हैं, क्षेत्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर, वो भारत को एक पहचान दिला रहे हैं कि विश्व व्यवस्था में
जो भी भविष्य में विश्व व्यवस्था बनकर आएगी या जो उभर कर सामने आएगी, उसमें भारत की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। क्योंकि जो वैश्विक व्यवस्था अभी है, यह एक संक्रमणकालीन दौर से गुजर रही है। यह जो संक्रमण काल है, उसमें कौन कौन से देश या कौन कौन सी शक्ति के केंद्र उभर कर आएंगे, यह अभी भविष्य के गर्भ में है। कि क्या अमेरिका जो उसकी भूमिका है महाशक्ति के रूप में, एक ध्रुवीय व्यवस्था के रूप में पिछले दशकों में रही है, उसको वह बनाए रखेगा और आगे उसको बढ़ाएगा, या जो चीन है, जो आर्थिक शक्ति के रूप में पिछले कुछ दशकों में उभर कर आया है, वह उस आर्थिक शक्ति के आधार पर जो विश्व है, उनके नेतृत्वकारी जो देश रहेंगे, उनमें प्रमुख भूमिका निभाएगा, या जो रूस है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात के शक्ति का केंद्र रहा है, वह अपनी शक्ति के आधार पर उस शक्ति को पुनः प्राप्त करेगा और उन महत्वपूर्ण देशों में शामिल होगा जो कि आगे आने वाली जो विश्व व्यवस्था है उसको लीड करेंगे। या उसी के साथ साथ जो वैश्विक व्यवस्था है, वह बहुध्रुवीय व्यवस्था के रूप में उभर कर सामने आएगी, जहां पर शक्ति के बहुत सारे केंद्र होंगे और उन केंद्र में भारत भी एक प्रमुख रूप से केंद्र बनेगा, जो उस विश्व व्यवस्था में अपनी भूमिका को निभाएगा। यह उभरती हुई विश्व व्यवस्था पिछले जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की जो विश्व व्यवस्था है, उससे निश्चित रूप से भिन्न होगी। क्यों? क्योंकि जो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात की वैश्विक व्यवस्था उभरी थी, उसकी जो नियमावली थी, वह पश्चिमी देशों में लिखी गई थी, उन देशों में लिखी गई थी जो आर्थिक रूप से संपन्न थे और उस समय पर वैश्विक व्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण स्थान रख रहे थे। पर आने वाले समय में जो वैश्विक व्यवस्था का स्वरूप होगा, उसके जो नियम बनेंगे, उसके जो वैश्विक संगठन है, उनमें जो भूमिका होगी, भारत की संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में जो एक स्थायी सदस्य के रूप में एक लंबे समय से मांग की जा रही है, भारत के साथ साथ जो और भी इस तरीके के देश हैं जो वर्तमान बदलते परिदृश्य में विभिन्न देशों के द्वारा स्थायी सदस्यता की मांग को लेकर क्षेत्रों में जो उनकी आवश्यकताएं हैं, उनको ध्यान में रखते हुए उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए जो मांग उठती रही है, उसको इन देशों को वह भूमिका प्रदान की जाएगी स्थायी सदस्य के रूप में। इसी के साथ जो वैश्विक स्तर पर और संगठन हैं, वो यूएनओ के विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन हैं या और उभरने वाले संगठन हैं, उनमें भी अब भारत जैसे देशों की भूमिका और भी अधिक सारगर्भित होती जाएगी। तो इस प्रकार से जो विश्व व्यवस्था बनेगी, उसमें भारत की भूमिका निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होगी और जो ये राजनीतिक स्थिरता है, वह उसको आर्थिक व्यवस्था के रूप में भी एक मजबूती प्रदान करेगी और भारत की यही जो विरासत है, सांस्कृतिक विरासत है, वह भी एक प्रमुख रूप में भारतीय राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था को सबलता प्रदान करेगी और इस प्रकार से आने वाले समय में भारत की भूमिका बहुत ही सारगर्भित रहेगी। धन्यवाद।